हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। अगर आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए या फिर कुछ इक्वेशंस दे दी जाए तो आपको पहचानना आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे पहचानेंगे? अगर वो इक्वेशन इस फॉर्म में हुई, ये जनरल फॉर्म होती है उसकी, तो उनको बोलेंगे हम दैट दे आर क्वाड्रेटिक। अगर इस फॉर्म में नहीं मिली वो इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी। ठीक है। फिर अगर आपको कुछ सिचुएशन दे दी जाए और सिचुएशन की हेल्प से आपको क्या निकालना पड़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़े, वो भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये A train travels distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक यूनिफॉर्म स्पीड में एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी तय कर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, लेकिन अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती देन इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। तो 4 घंटे ज्यादा लगते उसको ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में, पूरा यानी 480 किलोमीटर कवर करने में। ठीक है। जो अभी प्रेजेंट ट्रेन की स्पीड है उससे अगर 8 घंटे प्रति किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती स्पीड, ठीक है, तो वो ज्यादा समय लगता डिस्टेंस कवर करने में। और कितना ज्यादा लगता? 4 घंटे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड। वी नीड टू फॉर्म द इक्वेशन स्पेसिफाइंग द सिनेरियो। अब ये जो सिनेरियो आपको दिया है इसको सेटिस्फाई करते हुए एक इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको। और हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करनी है। तो जो चीज फाइंड करनी है, जो मान लीजिए स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड को हम मान लेंगे एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। देखिए मैंने बताया था जनरली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। उसको हम x मान लेते हैं, जो वेरिएबल होता है इस इक्वेशन का वो मान लेते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी कितनी ट्रेवल करनी है ट्रेन को, 480 ये गिवन है, एज इट इज लिख दिया हमने। अब मुझे बताइए टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर क्या होगा। अगर आपने ये पढ़ा है, स्पीड क्या होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। ये फॉर्मूले तो आते होंगे आपको। एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। तो बेसिकली समय बराबर है दूरी बटे 4। ठीक है, यही होता है। तो हमें यहाँ पे समय निकालना है। समय क्या हो जाएगा? 480 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? ये है दूरी और ये है चाल। दूरी बटे चाल आवर्स, इतने घंटे लगेंगे। कितने? 480 बटे एक्स घंटे। क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं हम। अब जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल करने का समय है। इफ द स्पीड वॉज 8 किलोमीटर लेस, लेकिन अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, यानी अभी x है और उसमें 8 किलोमीटर कम कर दो, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है, देन द टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग 480 किलोमीटर इज 480 अपॉन x। ऑब्वियस सी बात है, जितनी स्पीड होगी उस स्पीड का यूज करेंगे, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। हाँ, टाइम जरूर चेंज हो जाएगा, टाइम कम हुआ है ना। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? 480। और इस बार स्पीड कितनी है? जब 8 किलोमीटर कम पर आवर कम हो गई तो x माइनस 8 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं?
प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो आपकी स्पीड है, मतलब टाइम, स्पीड कम होने के बाद जो टाइम लगा है वो किसके बराबर है, वो है 4 प्लस 480/x। ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 480/x -8 इतना समय लगा है। ठीक है, कितना समय लगा है, इतना समय लगा है। और 480/x ये समय तब लगा था जब स्पीड नॉर्मल थी, कोई कम नहीं हुई थी। तो ज्यादा समय किसमें लगा है, इसमें लगा है। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये दोनों समय बराबर हो जाएंगे। भाई यहाँ कम समय लगा, यहाँ ज्यादा लगा, कितना ज्यादा लगा, 4 घंटे, तो इसमें भी 4 घंटे जोड़ दूंगा, दोनों समय बराबर हो जाएंगे। या फिर आपकी मर्जी है, इसमें से 4 घटा दो, तब भी ये ज्यादा समय लगा है 4 घंटे, तो इसमें से 4 घटा दिया, इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करके जो आंसर आता है वो लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए x -8 यहाँ पे आ गया, 480 एज इट इज, -4 इंटू x -8 इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई हम बदलाव नहीं करेंगे। ये हो गया 480 ऑन x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, ये 480 एज इट इज -4x प्लस 8 चौक 32 इज इक्वल टू, ये हो गया 480 इंटू x -8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, और ये यहाँ पे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करो, देखते हैं कितना आता है। 480x -4x² प्लस 32x इज इक्वल टू 480x, और 480 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 0 8 8 इंटू 8 64, 64। कितना बच गया, 6, 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, फिर हम सबको एक तरफ लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, -4x² प्लस 480x प्लस 32x -480x प्लस 3840 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नोट कीजिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, और जो जनरल इक्वेशन है उस फॉर्म में आप ये नोट कीजिए, फिर आगे कर। ठीक है, चलिए यहीं पे इसको आगे कर लेते हैं। अब देखिए क्या बचा है हमारे पास, -4x²। ठीक है, ये आ गया, प्लस 480 -480 ये 0 है, तो प्लस 32 बच गया, फिर प्लस 3840 इक्वल्स टू 0। -4 से हर एक टर्म को डिवाइड करके देखिए क्या आता है। यह आ जाएगा x² प्लस 8x माइनस, ठीक है, -4 से हम हर एक टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, 4 इंटू 9, 2 बच गए, 4 अठे 4 6 24 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों। हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी है, जो क्वेश्चन में डाटा दिया, उसी का यूज किया है, सिंप्लीफाई किया है, और आपके सामने है ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन तो आपको निकालनी आ गई है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे।
ठीक है, नोट कर लिया है सबने? चलिए, बहुत अच्छे। अब देखो, अगर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, फिर इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब इसके भी मेथड है। एक मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स बना के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। टॉपिक नोट कीजिए पहले। चलिए इस मेथड को डिस्कस करते हैं अब। फैक्टराइजेशन क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया गुणनखंडन। बेसिकली गुणनखंड बना के हम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे ये समझते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म आप पहचानते हैं। मान लीजिए इसका एक रूट है अल्फा, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। ये एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इसकी कंडीशन क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये, यहाँ पे a लिख लीजिए पहले तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है इसकी जनरल फॉर्म। तो ये a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर x को अल्फा से रिप्लेस करें, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाए। चलिए, नहीं समझ आया? अभी डिटेल में हम समझने की कोशिश, एग्जाम्पल की मदद से देखिए। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतना समझ में आया? अब मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की इस इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास जो अल्फा है इस केस में, अल्फा है वो कितना है? -1 है। क्या है? -1 है। तो ये एक रियल नंबर है। तो इसको अगर हम रूट बोलते हैं, इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ये -1 है जो कि अल्फा है। तो x की जगह हम अल्फा पुट कर दें। क्या पुट कर दें? अल्फा की वैल्यू। तो ये किसके बराबर होना चाहिए पता है? ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, जो कि 0। देखते हैं कैसे। अब हमने क्या किया है इस इक्वेशन में, ये अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, यानी -1 पुट किया है। तो कितना आ जाएगा? देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपके लिए, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, यही है लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 एंड -3, इसके बराबर आ गया। ये आ जाएगा 3 - 3 और ये 0 आ गया, 0 के बराबर। तो हमने इसको अगर पुट किया अल्फा को, तो ये 0 के बराबर आ गया। thus x इज इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। तो हम बोल सकते हैं कि ये x किसके बराबर है? अगर -1 के बराबर है तो ये -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया? ये चीज अगर समझते हैं तो फिर आगे देखिए। अगला है, टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी फॉलो दीज स्टेप्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो हमारी इक्वेशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ये फॉर्म। अगर कोई टर्म इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, या फिर ये इस ऑर्डर में अरेंज नहीं है, पहले ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर आएगी, फिर बी एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म, अगर इस ऑर्डर में नहीं है, या फिर कुछ टर्म राइट हैंड साइड आपको दिख रही है, तो सबको पहले ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड। ये तो आपका पहला स्टेप है, ठीक है, स्टेप 1।
स्टेप 2 फैक्टराइज द इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करो, फैक्टर्स बनाओ, एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर में इक्वेटिंग ईच फैक्टर इक्वल टू 0 और हर फैक्टर 0 को इक्वल रखेंगे। अब ये कैसे करना है ये समझते हैं। हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जो स्टेप 2 है आपका, ठीक है। उसके बाद तो सिंपल है, सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन टू गेट द रूट्स, और हमें रूट्स मिलेंगे। इसके विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है एक इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वेरिएबल की पावर 2 है हाईएस्ट, तो इसके 2 रूट्स है ना, ज्यादा से ज्यादा इसके 2 रूट्स मिल सकते हैं। ये इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 10। तो स्टेप 1 क्या करेंगे? स्टेप 1 करेंगे आप ए इंटू सी, ए और सी का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -10, ये आ जाएगा -10। आ गया? तो ये है आपका स्टेप 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ये उसके बाद है जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म इसको अरेंज कर लिया है। देखिए इसी तरह है एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0 है ना, इस फॉर्म में जब आ जाएगा तब हम ये स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है इनको मल्टीप्लाई। अब द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी क्या है? -10। ए सी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, ऐसा है, नेगेटिव है। अब दूसरा समझो, राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट है ना, ये गुणनखंड निकालो, और वो ऐसे होने चाहिए सच दैट द सम ऑफ दीज टू फैक्टर इज इक्वल टू बी, ठीक है। और प्रोडक्ट तो इसके बराबर होना, मतलब अभी मैं समझाता हूँ बहुत सिंपल वर्ड। -10 है, इसके ऐसे दो गुणनखंड निकालो कि इनका जो सम है वो आ जाए बी के बराबर। बी कितना है यहाँ पे? -3, तो -3 के इक्वल उनका सम आना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, एक तो हो सकता है -1 और 10, ठीक है। -1 और 10 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? +9 आएगा, है ना, +9 आएगा। ये तो बी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बी, तो ये हमारा फैक्टर फेल हो गया, ये किसी काम का नहीं है। दूसरा देखिए, एक और अटेम्प्ट करते हैं। ये है, यहाँ पे है 2 और -5, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे किसके बराबर आ जाएगा? -3 बराबर, और -5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? -10। तो ये बी के बराबर है, यहाँ पे बी के बराबर ये दिख रहा है। तो यहाँ बात बन गई। अब इसके फैक्टर क्या क्या मिले हमें? -5 और 2, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके फैक्टर ऐसे भी निकल सकते थे बच्चों आपके। देखिए, एक और मैं आपको बता दूं, कई बच्चे ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर हमारा तो आया है -2 और 5, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? -10, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इनको ऐड किया ना बच्चों, -2 + 5, ये आपका +3 आया। बी के बराबर नहीं है ये, बी के बराबर तो -3 होगा, इसीलिए ये भी रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यही पास हो गया। चलिए अब देखते हैं, ऐसा ही कुछ इन्होंने करने की कोशिश, ठीक है। तो फैक्टर्स, मान लीजिए नेगेटिव साइन अगर आप नहीं कंसिडर करते, 2 और 5 है, 2 और 5 है, तो मान लो m यहाँ पे -5 है, n +2 है, इन्होंने वही तो किया है, -5 और +2 किया। -2 और +5 नहीं कर सकते क्योंकि b के बराबर नहीं आएगा इनका सम। तो ये AC तो -10 आ गया। अब क्या करना है, ध्यान से समझ। अब जो बीच वाली टर्म है ना, उसको हम करेंगे स्प्लिट। कैसे? बहुत सिंपल है।
इक्वेशन लिख लो पहले। क्या थी इक्वेशन आपकी, दोबारा मैं देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना। अब b की जगह किस किस का सम करके हमारा b आया था, इसका सम करके, है ना, -5 और 2 का, तो इसकी जगह वहीं लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -5 प्लस 2 माइनस 10 इक्वल्स टू, मैंने -3 की जगह क्या लिखा है, ये लिखा है बच्चों। थोड़ा और डिटेल में मैं अगर बताना चाहूँ आपको, तो जो -3 है उसकी जगह मैंने क्या लिखा है, -5 प्लस 2 एक्स। ठीक है, -3 की जगह ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। फिर इसको x को दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये समझना, जो हमने फैक्टर्स बनाए थे, ठीक है, कौन सा, a इंटू सी के, तो फैक्टर्स बने थे, अब उनको आप b की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, b की जगह हमने रख दिया इसको। अब यहां से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x -5 प्लस 2 कॉमन आ गया, x -5 इक्वल्स टू 0 है। अब x -5 फिर से कॉमन आ गया। अब तो वही है, इनको हम ये लीनियर फैक्टर्स इसके बना दिए हैं और बारी बारी हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। x -5 0 है, 0 के बराबर, या x प्लस 2 0 के बराबर है, तो x किसके बराबर आ गया है, 5 के बराबर, या फिर x किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर। ये क्या है, इसके रूट्स हैं, रूट्स हो गए। समझ में आया? तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। आप देख लीजिए, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। कुछ अगर डाउट है इस मेथड में पूछ, बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस मेथड के बेसिस पे करने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है, आपको समझना चाहिए। मैंने डिटेल में समझाया है इसको यहाँ पे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप अभी के अभी इसको क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज सब नोट करेंगे फिर आगे कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे हमने समझा है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसके रूट्स कैसे निकालेंगे, विद हेल्प ऑफ अ मेथड नोन एज फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।